नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार। आज आरएसएस का प्रोग्राम था, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बातचीत की, कई चीजें निकल के सामने आई। ये उनका शतकीय वर्ष है, यानी आरएसएस 100वें वर्ष को पूर्ण करने जा रही है और इस पूर्णता की ओर मोहन भागवत ने 2 वर्क्स रखवाए थे। एक में फीडबैक लिया गया और एक में समस्याएं ली। दोनों चीजें सामने आई, लेकिन 75 वर्ष के मामले पर वो बैकफुट पर चले गए। आज उन्होंने कहा कि 75 वर्ष के बाद भी अगर कोई काम करना चाहता है तो करता रहे, इसका मतलब मोदी का इस्तीफा नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी कहा कि मैं सक्षम हूं काम करने में, तो उनका भी इस्तीफा नहीं होगा। ये कैसे तय हुआ मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि बच्चों को लेकर, उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम एकता पर, उन्होंने अन्य दलों के राजनीतिक संबंधों पर कहा, कांग्रेस को लेकर कहा। तो क्या मोदी जी को ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि अगर आप थोड़े से टेढ़े मेढ़े चलोगे तो फिर मैं कांग्रेस के साथ चला जाऊंगा, या कांग्रेस मुझसे संपर्क करेगी तो मैं, तो ये कई चीजें हैं। मैं समय नहीं गंवाऊंगा, आज बड़ी खबरें हैं। ये सीधा संतोष पाठक जी के पास इस पूरे मामले पर, घुसपैठ पर, शहरों के रास्ता और नाम बदलने पर, अखंड भारत पर, काशी मथुरा आंदोलन पर, हथियार बढ़ाने पर, जनसंख्या के मुद्दे पर, तकनीकी और शिक्षा नीति पर, कई पहलुओं पर बोले। क्या है पूरा मामला संतोष पाठक जी? देखिए शिव जी, मैं मोहन भागवत साहब के इस कथन को, चूंकि गांव देहात का आदमी हूँ, तो गांव देहात की भाषा में जरा समझाता हूँ कि एक बुजुर्ग पिता है जिन्हें रिश्तेदारी में कहीं जाना है, रिश्तेदार आ रहे हैं, दरवाजे पे बिल्कुल सब कुछ तैयारी हो रखी है एक किसी बड़े फंक्शन की। और वो अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा ये काम जरा कर दो, बहुत जरूरी है। बेटा डांट देता है, नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। तो बुजुर्ग मारे शर्म के क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं ठीक है, बच्चा वो है, अभी दूसरे काम में बिजी है, नहीं करेगा, बाद में देख लेगा, अभी चलिए हम लोग अपना काम करते हैं। इज्जत बचाने के लिए यही करना होता है। मोहन भागवत साहब आज तीसरे दिन बोलने वाले थे। 5:30 बजे का समय तय था, सवाल जवाब का समय तय था। अचानक दोपहर में जेपी नड्डा एक बैठक बुला लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। उस बैठक का एजेंडा क्या था? जो पिछले कई वर्षों से बीजेपी करती आई है, यानी 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू के जन्मदिन तक जो सेवा पखवाड़ा बनाया जाता है, उस सेवा पखवाड़े के मनाने की तैयारियों को लेकर वो बैठक बुलाई गई थी। देश भर से बीजेपी के नेता बुलाए गए थे। जेपी नड्डा उस बैठक को संबोधित करते हैं और मोहन भागवत के बोलने से 1 घंटे 8 मिनट पहले उसकी तस्वीरों को सुनील बंसल पोस्ट करके एजेंडा भी बता देते हैं कि इस एजेंडे को लेकर हम बैठे हैं। यानी मोहन भागवत साहब के बोलने से पहले नरेंद्र मोदी सीधे सीधे कह देते हैं कि नहीं, मैं तो 17 सितंबर को इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूं। मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे तुरंत खबर आई, मैंने स्टोरी करी, दर्शक लगातार उसको देख रहे हैं, मैं इस्तीफा देने नहीं जा रहा हूं। उसके बाद मोहन भागवत क्या करे बेचारे, इज्जत बचाना भी था। अब बड़ा दिलचस्प चीज है, मैं दर्शकों से कहूंगा जरा सोचिए, वाकई सोचिए। एक संगठन जो अपने स्थापना के 100 साल मना रहा है, एक संगठन जिसका ये दावा है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना की, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, और आज भी मोहन भागवत ने इशारों इशारों में बता दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी को मदद देते हैं, बाकी राजनीतिक दलों को नहीं देते क्योंकि वो राजनीतिक दल मांगते नहीं। जनसंख्या, आबादी, बच्चों का जन्म, आरक्षण, केंद्र सरकार द्वारा सीएम पीएम वाला जो संशोधन विधेयक लाया गया है, विधेयक, शायद ही कोई ऐसा मुद्दा बचा होगा जिस पर मोहन भागवत नहीं बोले। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया, बड़ा दिलचस्प सवाल जब उनसे पूछा गया कि आपके बारे में कहा जाता है कि भाजपा को आप ही चला रहे हैं, अध्यक्ष को लेकर, 75 वर्ष को लेकर, बड़े मुस्कुराते उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो संघ चला रहा हूं, वो सरकार चला रहे इतने वर्षों, सरकार चलाना उनका काम है, संघ चलाना मेरा काम है। मैं उनको सलाह दे सकता हूं, सुझाव दे सकता हूं, फैसला नहीं कर सकते, निर्णय तो उन्हीं को लेना है। भाई उनकी एक्सपर्टीज उसमें है, मेरी एक्सपर्टीज संघ चलाने में है। और अगर हम, सब कुछ आरएसएस तय नहीं करता, और अगर हम तय करते तो इतना समय लगता क्या?
एक ऐसे बुजुर्ग की तरह नजर आ रहे थे जो इज्जत बचाने के लिए बोल रहे हैं। पहले मैं उन दर्शकों को बता दूं, और आज जो स्वयंसेवक जितने ठगे हुए महसूस कर रहे होंगे, उनकी भावनाओं को भी समझना होगा। मैंने लंबे समय तक बीजेपी और आरएसएस कवर किया है। आप ये कहते हैं कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं तो संघ चला रहा हूं, तो काहे को आप टैरिफ और मीटिंग बुलाते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ पर आप मीटिंग बुलाते हैं, उसमें क्या झाल बजा रहे होंगे क्या? कुछ ना कुछ तो सलाह दी होगी आपने ना। देश दुनिया के हर विषय पर आप बोलते हुए नजर आते हैं। क्यों बोलते हुए नजर आते हैं? पता नहीं कहां से कौन-कौन से तथ्यों को लेकर बोलते हुए नजर आते हैं। और आज जो 75 साल का सवाल पूछा गया, बड़े दिलचस्प अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को, मतलब नरेंद्र मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने अपने आप को भी बचा लिया, यानी 11 सितंबर को वो भी 75 वर्ष के हो रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी बचा लिया, जो 17 सितंबर को 75 वर्ष हो रहे हैं। और इन तमाम कहानियों, इन तमाम दावों के बीच में जब वो ये कहते हैं कि हम तय करते, तो क्या इतना समय लगता? और उसके साथ ही वो ये भी जोड़ देते कि सरकार में सब कुछ हम तय नहीं करते हैं। तो एक कंफ्यूज मोहन भागवत नजर आ रहे थे, और आज उन्होंने एक तरह से साबित कर दिया कि गुजराती लॉबी के आगे उनकी चल नहीं रही है। कम से कम आज तो उनकी नहीं चली सकती, सीधे सीधे मैं कहूंगा। इस देश के लाखों स्वयंसेवक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और आप ही के मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि मोहन भागवत के सामने इस बात का चैलेंज नहीं है कि मोदी हटेंगे कि नहीं हटेंगे, योगी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा। मोहन भागवत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो स्वयं सेवक अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से ऊपर मानकर चलते थे, अपना ओहदा, अपना दर्जा, अपना प्रभाव, क्या वो प्रभाव आगे भी बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? आज कम से कम मोहन भागवत साहब के बयानों से तो ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक दिलचस्प इशारा कर दिया। अब वो इशारा आने वाले दिनों में क्या उसका असर होगा? राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को लेकर किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, पूरी की पूरी भाजपा कूद गई है। एफआईआर तक सुना है कि करवाया जा रहा है। हालांकि उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कई भाषणों के क्लिप वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बड़े ही शानदार भाषा का इस्तेमाल बड़े ही शानदार भाषा का इस्तेमाल किया। आज मोहन भागवत ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि बाकी राजनीतिक दलों को क्यों नहीं सलाह देते हैं? तो उन्होंने कहा बाकी राजनीतिक दल जब जब मांगते हैं हम सलाह देते हैं, जब जब मांगते हैं हम उनकी मदद करते हैं। उन्होंने जिक्र किया कि राजीव गांधी जब एनएसयूआई के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो नागपुर के प्रचारक थे, तो नागपुर में एनएसयूआई का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में खाना खत्म हो गया, बड़ी मार-पिटाई की नौबत आ गई, बाजार में हंगामे, दंगे टाइप की नौबत आ गई। फिर उस समय जो नागपुर के सांसद थे, उन्होंने मोहन भागवत से मदद मांगी। भागवत साहब उस समय नागपुर के प्रचारक थे, स्वयं सेवकों को उन्होंने मैदान में उतारा, और जो 11 मेस बंद हो गए थे, उसमें से 7 मेस जो है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवकों ने चलाकर उस समय एनएसयूआई की मदद की, जब बकौल मोहन भागवत राजीव गांधी एनएसयूआई के अध्यक्ष हुआ करते थे। हालांकि मैंने थोड़ी खोजबीन की, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे पास पूरी जानकारी नहीं आ पाई हो। अगर किसी दर्शक के पास ये जानकारी हो तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कमेंट बॉक्स में जाकर उसको ठीक कर दे। मेरी जानकारी तो यह है कि संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी अमेठी से लोकसभा का उपचुनाव लड़े। जो शायद लोक दल के उम्मीदवार थे शरद यादव, उनको हराकर सांसद बने, और उसके बाद उनको इंडियन यूथ कांग्रेस का, यानी भारतीय युवा कांग्रेस का इंचार्ज बनाया गया था। एनएसयूआई के कभी अध्यक्ष रहे नहीं। अगर मेरी जानकारी ये गलत है तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मोहन भागवत साहब यहाँ चूक गए, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या वो इशारा कर रहे थे राहुल गांधी की तरह कि आओ तो सही, मदद मांगो तो सही, बात करो तो सही, हम सब कुछ राज बता देंगे मोदी के, पूरा का पूरा स्वयंसेवक उतार देंगे आपको जिताने के लिए और मोदी को हराने के लिए। पता नहीं ये इशारा था राहुल गांधी के लिए या चेतावनी थी नरेंद्र मोदी के लिए कि हम कमजोर तो हो गए हैं, लेकिन वापस आऊंगा, पलटवार करूंगा, और तब आपको विदा होना पड़ेगा। लेकिन आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, बड़ा मासूम सा सवाल, उन्होंने आक्रांताओं की बात की, मुसलमान को हटा दीजिए। उन्होंने कहा कि कोई भी आक्रांता हो, मुसलमान ही नहीं, कोई भी आक्रांता हो, तो उनके नाम पर सड़कों के, प्रतिष्ठानों के नाम नहीं होने चाहिए। लेकिन जनसंख्या और डेमोग्राफी बदलने को लेकर आज ही संभल की एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई है। डेमोग्राफी बदलने को लेकर उन्होंने कहा कि जो बच्चों के पैदा करने की जो दर आमतौर पर मानी जाती है, वो 2.1 मानी जाती है, तो 2 बच्चे से काम नहीं चलेगा। हर हिंदू को 3 बच्चा पैदा करना चाहिए, ये मोहन भागवत साहब ने कहा।
अशोक सिंघल साहब आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नॉर्थ एवेन्यू में। मैं नया-नया पत्रकार बना था। जब ये सारी चीज़ें कहते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ। मैंने उनसे कहा कि आप लोग कहते हैं कि एक धर्म विशेष के लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, कैश मदद दे रहे हैं। आप हिंदुओं से ज़्यादा बच्चा पैदा करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या आप कोई मदद कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं वीएचपी के पास पैसा कहाँ है? मैंने कहा वीएचपी इतना बड़ा संगठन है, आपने भारतीय हिंदू परिषद नहीं लगा रखा है, आपने अपने नाम के आगे विश्व हिंदू परिषद लगा रखा है, भारतीय नहीं। यही सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया से, महंगाई मार रही है, प्राइवेट स्कूल लूट-मार के अड्डे बने हुए हैं, अस्पताल लूट-मार के अड्डे बने हुए हैं। अब कैशलेस इंश्योरेंस करवा लीजिए तो कैशलेस इलाज मिलेगा नहीं। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर पता नहीं कितना पेट्रोल महँगा बेचा जा रहा है। जनता त्रस्त है। हालत ये है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है और आप हिंदुओं से कह रहे हो 3-3 बच्चे पैदा करो, ना रोजगार का ठिकाना, ना शिक्षा का ठिकाना। तो यही वही मासूम सा सवाल जो मैंने सिंघल साहब से पूछा था, आज मोहन भागवत जी ने ये बोला तो मुझे याद आ गई। लेकिन कुल मिलाकर इसका लब्बो-लुआब यही है, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल-जवाब के दिया गया मोहन भागवत की तरफ से कि मैं भी टिका रहता हूँ, मैं भी बना रहता हूँ, आप भी बने रहिए, ना मुझे रिटायर होने की ज़रूरत है, ना आपको रिटायर होने की ज़रूरत है। लेकिन जो उसके साथ तुकबंदी कर दी ज़रा मैं बताता हूँ कि जब तक संघ चाहेगा, संघ में कौन मोहन भागवत साहब, दत्तात्रेय होस बोले साहब। गनीमत है उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी जी तब तक पीएम बने रहेंगे जब तक भाजपा चाहेगी। अब भाजपा कौन चला रहा है आजकल? तो इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता कि आप कहें कि जब तक संघ चाहेगा तब तक हम लोग बने रहेंगे। आप ही आज की तारीख में संघ है और फिर आपने कहा कि हम सब कुछ तय नहीं करते। आडवाणी जी को घर किसने बिठाया था? किसने कहा था लिहाज करते संकोच नहीं, इस तरह का जो बयान दिया था? आप ही ने बिठाया था आडवाणी जी को घर। और आज जब आपका मुकाबला नरेंद्र मोदी से है और वो आप पे भारी पड़ गए, तो आप कह रहे हो कि नहीं, नहीं सब कुछ तय नहीं करते हम। अगर हमें तय करना होता तो इतनी देर लगती क्या? तो इतने बेचारे इससे पहले के संघ प्रमुख मुझे कभी नजर नहीं आए। अब देखते हैं कि बेचारे रहेंगे कि 75 वाला गेम खेल दिया कि तू भी खुश और मैं भी खुश, तू भी बना रहा मैं भी बना रहा हूं। कभी कभी ये होता है कि हम जो सोचते हैं वो दिख नहीं रहा होता, जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है। मैं कई मुद्दे पर बड़ा फंस जाता हूं, जैसे आरएसएस प्रमुख और मोदी भागवत के रिश्ते, मोदी और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते। अब गई कुर्सी, तब गई कुर्सी, और कुर्सी नहीं जा रही है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक खेमा योगी आदित्यनाथ का विरोधी है, एक खेमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोधी है। तो वो मोदी वाला योगी से संपर्क करे, योगी वाला मोदी से, मरहाल रूठे ना लोग, लोग नाराज ना हो, मतलब छिटके ना। ये कोई बड़ा गेम तो नहीं खेल रहा है आरएसएस और बीजेपी मिलके कि हम एक खबर ये कर देंगे ऐसा तो ये चलने लगेगा, मोदी चले जाएंगे। मैंने देखा शिवराज सिंह को लेकर रोज यहाँ से क्या संदेश, बस शिवराज सिंह का इस्तीफा होने वाला है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर बैठ लिए और वो अंतिम में इस्तीफा दिया। तो जब लेटर आया और वो पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो सब कुछ हो गया। कुल मिला के संतोष पाठक जी, ये सवाल बनता है कि 2 दिन पहले, 75 वर्ष के पहले रिटायर्ड हो जाना चाहिए, लोगों को, अन्य लोगों को मौका देना चाहिए। क्या मौके वाले लोग गायब हो गए? कई चीजें छूट जाती हैं, कई चीजें बन जाती हैं नहीं। ये आरएसएस का सवाल जनसंख्या, आरएसएस का सवाल कांग्रेस के प्रति फेवरेबल बात, ये सब चीजें कहां से आई? क्यों आई? और तब आई जब कांग्रेस एक बड़ी बृहद यात्रा पर उतरी हुई है। पूरा आज वक्त हो गया है कि उसी पर चर्चा हो रही है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के रैली में जो बयान आ गया है, प्रधानमंत्री पर अपशब्द, एक रैली स्थल पर उनकी मां के प्रति अपशब्द। मैं ऐसे सभी शब्दों की निंदा करता हूं, और जो शब्दों का स्ट्रक्चर बिगड़ा है वो इससे पहले ऐसा नहीं बिगड़ा था। ऐसा नहीं है, पहले भी बिगड़ा हुआ था, अब और ज्यादा बिगड़ गया। पहले ये कम चीजें पता लगती थी, अब सोशल मीडिया पे 5 मिनट में वायरल हो जाती हैं, इसलिए हम सबको पता लग जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बिगड़ा था, पहले भी बिगड़ा था। पहले वो चीजें अखबार वाले छापते नहीं थे, उन्हें थोड़ा संदेह लगता था। अब सोशल मीडिया पे तो वीडियो ही वायरल कर देते हैं, झंझट खत्म। अब आप खुद सुन लो इनने कितनी गालियां दी हैं, तय कर लो क्या बोलना है आपको। संतोष पाठक जी, इस पूरे
प्रकरण में क्या आपको लगता है कहीं बहुत नाराजगी है, कहीं बहुत सब कुछ बिगड़ा हुआ है? देखिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि शायद बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 90 या 100 कुछ इस तरह की गालियाँ मिली है। इस देश के इतिहास में पहली बार सत्तारूढ़ पार्टी ने इस तरह का एक बाकायदा डेटा बताया था कि उनके नेता को कितनी बार विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने गालियाँ दी हैं। इस स्तर पर राजनीति आ गई है, तो फिर हम और आप क्या कर सकते हैं? और इसके लिए कोई एक व्यक्ति कसूरवार नहीं, दोनों तरफ के व्यक्ति कसूरवार है। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही, इनके रिश्तों की बात में देखिए, धुआं तो वहीं उठता है जहां आग लगती है। और आज तो मोहन भागवत ने स्वीकार कर लिया कि मतभेद तो है, मनभेद नहीं होने चाहिए। मनभेद नहीं होने चाहिए, इसका मतलब मतभेद तो है। अब मतभेद क्या है? कोई इनका खेत का झगड़ा तो होगा नहीं, कोई इनका जमीन का झगड़ा तो होगा नहीं। इनका झगड़ा किस बात का होगा? कि कौन ज्यादा ताकतवर रहेगा, कौन ज्यादा प्रभावशाली होगा, कौन तय करेगा बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन तय करेगा कौन मंत्री बनेगा, कौन तय करेगा कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसी बात की लड़ाई है। और मतभेद किसमें होंगे? भाई दोनों को आपस में लड़ना तो है नहीं। एक को कभी चुनाव ही नहीं लड़ना और दूसरे को चुनाव के अलावा कोई काम ही नहीं करना है। तो मतभेद कुर्सी के लिए ही होंगे ना, मतभेद पद के लिए ही होंगे ना, और किस चीज के लिए मतभेद होंगे? तो ये मोहन भागवत साहब ने तो आज कम से कम मान लिया है कि मतभेद है। और मतभेद ना होते तो एक दूसरे को गिराने की कोशिश नहीं की जाती। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा-सा सभ्य शब्दों में स्वीकार करना पड़ा, नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में मुझे याद है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन जंतर-मंतर पर इकट्ठे होके अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ नारे लगाया करते थे। और अटल जी बड़े दिल के नेता थे तो मान लिए जाते थे। आज मैं देख रहा था विज्ञान भवन में इंद्रेश कुमार भी बैठे हुए हैं। इन इंद्रेश कुमार को माफी मांगनी पड़ी थी, अपने बयान से पलटना पड़ गया था। अटल जी के जमाने में आरएसएस के नेता ने कितनी आलोचना की उस समय की एनडीए गठबंधन की सरकार की, किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और अटल जी किसी से भी उन बयानों से कम नाराज नहीं हुए। अभी इंद्रेश कुमार ने एक बयान दे दिया, राम मंदिर और अहंकार आ गया तो सीटें कम हो गई, भगवान राम ने सजा दे दी। ये हालत कर दी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कि इंद्रेश कुमार पर दबाव डाल के उनसे उनका बयान वापस लिवाया गया। तो क्या ये बिना दबाव के ही वापस ले लिया होगा क्या उन्होंने? ये रात को सपना आया होगा कि मुझे सुबह उठ के ये बयान वापस लेना चाहिए? निश्चित तौर पर ऐसा नहीं आया। तो कहीं न कहीं मतभेद है, गहरे मतभेद है, क्योंकि अगर मतभेद ना होते तो जो 75 वर्ष का नियम लागू किया गया था, आप ही लोगों ने उसको अब क्यों नहीं लागू किया जा रहा? क्या संघ कहता है कि हम व्यक्ति से ऊपर हैं, हम नियमों, सिद्धांतों, कानूनों के अनुसार चलते हैं। तो जो कानून लालकृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी पे लागू हुआ, वो नरेंद्र मोदी पे क्यों नहीं लागू होना चाहिए? ये सवाल तो बनता है। लेकिन इस सवाल का जवाब उन्होंने किस्से कहानी में दे दिया और वो एक पुरानी किस्से का जिक्र करते हुए नजर आए और वो ये कहते नजर आए कि मैंने जो ये बात थी वो मोरोपंत जी के बयान का हवाला देते हुए उनके विचार रखे थे एक कार्यक्रम में और मैंने ये नहीं कहा था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए। हम जिंदगी में किसी भी समय रिटायर होने के लिए तैयार हैं और संघ हमसे जिस भी समय तक काम कराना चाहेगा, हम संघ के लिए उस समय तक भी काम करने के लिए तैयार है। तो भले ही आपको संघर्ष विराम नजर आ रहा होगा, मैं एक बात सीधे-सीधे बता देता हूँ। भले ही आपको संघर्ष विराम नजर आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, लेकिन मान के चलिए कि बिल्कुल अंतिम बेला आ गई थी, संघ प्रमुख को कुछ ना कुछ तो कहना था, उन्होंने कुछ ना कुछ तो कह दिया, लेकिन अब कल से जो घमासान शुरू होगा, वो इसका एक अगला चरण होगा, वो इसका एक अगला फेज होगा। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ए.के. शर्मा ने मोर्चा खोला, सहयोगी दलों ने मोर्चा खोल दिया। अच्छा, सहयोगी दलों ने मोर्चा खोल दिया, उसका भी एक बानगी देख लीजिए। निषाद साहब ने क्या बयान दिया था कि सपा से आने वाले, बसपा से आने वाले नेता जो हैं, वो मुझे अपमानित करवाया जा रहा है। और आज बिना सरकारी गाड़ी के किसके पास पहुंचे थे? उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास। कहां से आए हैं वो? कहां से आए हैं वो? बहुजन समाज पार्टी से आए हैं ना, मायावती की पार्टी से आए ना। तो कौन किसके खिलाफ खड़ा है, कौन किसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन कब किसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। राजेश्वर सिंह जी ने चिट्ठी लिख दी कि ए.के. शर्मा का जो मंत्रालय है वो सारा गड़बड़ काम कर रहा है। अब मोदी जी के चहेते अधिकारी ए.के. शर्मा, भाई गुजरात में इतना शानदार काम किया मोदी जी के लिए कि दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री कार्यालय लिया है। और जब उनको लगा कि यूपी में सत्ता आने वाली है तो भेज दिया, यूपी में सत्ता आने के बाद भेज दिया कि चलिए अपना आदमी वहां जाए कोई।
अब वो अपने आदमी इतने बेचारे पावरलेस हो गए कि पावर मिनिस्ट्री मिलने के बाद भी कह रहे हैं कि मेरे पास तो पावर ही नहीं है। तो योगी जी के आदमी ने याद दिला दिया कि अर्बन डेवलपमेंट भी तो है, सड़कों को देखो, नालियों को देखो, बारिश का पानी को देखो, वो भी देख लो जनाब एक बार, या बड़ी-बड़ी चीजें ही देखनी है। तो ये खेल तो चल रहा है। अगर कोई कहे कि नहीं सब कुछ ठीक-ठाक है, ऑल इज वेल इन भारतीय जनता पार्टी, ऑल इज वेल बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऑल इज वेल इन बिटवीन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ऑल आई कैन से दैट ऑल इज नॉट वेल। मैं अंग्रेजी में क्यों कह रहा हूं ये भी दर्शकों को बता दूं। आज बड़े कठिन कठिन सवाल मोहन भागवत से पूछे गए, और जितने कठिन सवाल में वो फंसते हुए नजर आ रहे थे ना, उसमें से 80% सवालों के जवाब उन्होंने अंग्रेजी भाषा में दिए। हिंदी में एक दो सवालों के जवाब उन्होंने दिए, लेकिन ज्यादातर सवालों के जवाब उन्होंने अंग्रेजी भाषा में दिए हैं। और ये आमतौर पर आदत होती है कि जब आप फंसते हैं तो तुरंत दूसरी भाषा की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में एक शब्द के कई सारे मतलब मायने निकाल सकते हैं। हिंदी भाषा में जो आप कहते हो वो सीधे सीधे लोगों तक पहुंचता है, उसमें फिर मतलब मायने ट्विस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और स्वयं सेवक तो जो विज्ञान भवन में मौजूद थे वो तो छोड़ ही दीजिए, वहां तो कोई पत्रकार भी स्वयंसेवक के तौर पर मौजूद थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन है, पत्रकार भी स्वयंसेवक बने हुए हैं, तो वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो सच्चे स्वयंसेवक है देश भर के, जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी वो आरएसएस के साथ थे, बीजेपी सत्ता में आई है तब भी वो आरएसएस के साथ है, बीजेपी फिर विपक्ष में चली जाएगी तब भी वो आरएसएस के साथ होंगे। वो बड़ी उम्मीदों से मोहन भागवत साहब के इस सवाल जवाब वाले सत्र को लाइव देख रहे थे यूट्यूब पर। दुर्भाग्य से मोहन भागवत जी ने आज उन सबको हताश कर दिया, निराश कर दिया। चलिए, अब बात ये नहीं है कि कौन-कौन हताश हुआ, कौन-कौन निराश हुआ, लेकिन मोहन भागवत की स्पीच से एक बात साफ हो गई कि 75 का मामला अभी तय दिशा की ओर नहीं है। और ना ये तय है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा, ना ये तय हुआ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर चर्चा होगी कि नहीं होगी, ना ये कोई एजेंडा तय नहीं हुआ। अब देखेंगे हम कुछ घंटे बाद जोधपुर में और एक अधिवेशन है, जिसमें 32 संगठन बुलाए गए हैं। शायद कुछ वहां से कुछ छन के आए, तब तक भी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन पाठक जी, एक अंतिम कमेंट हम ये लेंगे कि मौजूदा परिस्थितियों पर भी उन्होंने कोई बड़े वक्तव्य नहीं दिए। पूरा देश उनकी तरफ देख रहा था कि आरएसएस की बैठक से कुछ निकलेगा, तो निकला क्या? इसका उपसंहार क्या है आपकी समझ में? क्या है इस बैठक का अंतिम निचोड़? इसमें निकला यही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत सरेंडर करते हुए नजर आए। आप भी बने रहिए, मैं भी बने रहता हूं। और हम लोगों ने जो नियम बनाया था 75 साल वाला, उसके तहत हमने रिटायर कर दिया था बहुत सारे नेताओं को, भूल जाइए। कुर्सी पर आप भी रहिए, कुर्सी पर मैं भी रहता हूं। और इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं कि लाखों रुपए की घड़ियां पहनने वाले आरएसएस के पदाधिकारी, चश्मे पहनने वाले आरएसएस के पदाधिकारी, क्या आरएसएस को उन्होंने दो गुटों में बांट दिया है? और आरएसएस का एक बड़ा गुट ये नहीं चाहता कि बीजेपी की सत्ता से विदाई हो, भले ही गुजराती लॉबी उस पर टिके रहे, भले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के संविधान का, अपने पार्टी के संविधान को तार-तार करते हुए, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को तार-तार करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद से, कुर्सी से जुड़ी परंपराओं को तार-तार करते हुए मन मर्जी चलाते रहे, लेकिन वो नहीं चाहते कि सरकार से विदाई हो, और इसलिए वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी के आगे झुक गए। चलिए, देखते हैं कौन किसके आगे झुका है, और इसका हमें प्रतीक्षा भी रहेगी। लेकिन चलते-चलते ये ज़रूर कहेंगे कि इस भाषण को समझकर दर्शक भी समझें, आखिर इस भाषण का मंतव्य क्या है? क्यों आखिर इतने परेशान मूड में जब आता है आदमी, तो पाठक जी ने कहा कि 2 भाषा तभी यूज़ करता है, जब आदमी पर अपने मौजूदा विकल्प नहीं होते हैं। वो जवाब देने के योग्य नहीं होता है, वो नहीं समझ पा रहा है कि हम क्या बोलें, पता नहीं इस पर क्या प्रतिक्रिया आ जाए। तो ये प्रतिक्रियाओं का दौर है, और प्रतिक्रियाओं में कौन कहाँ फँसेगा, फिलहाल ये मान के जो इस पूरे प्रोग्राम का लबो-लुआब है कि भागवत ने मोदी के सामने किया सरेंडर, तुम भी बने रहो, हम भी बने रहें, जनता का क्या होगा ये जनता जाने। इसी के साथ आपसे विदा लूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। तमाम दर्शकों को नमस्कार।